द एग्ज़ाम वारे में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 69 बीपीएससी मेंस एग्जाम जनरल हिंदी क्वेश्चन पेपर जो आज ही संपन्न हुआ 3 जनवरी 2024 को। तो चलिए देखते हैं कैसा था ये प्रश्न पत्र और इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 100 अंक निर्धारित हैं इस प्रश्न पत्र के लिए और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ऐसे लिखना है आपको 500 वर्ड्स में। पहला है युवा वर्ग का मादक द्रव्य सेवन कारण और समाधान। दूसरा है मातृभाषा का महत्व। तीसरा है जाति हिंसा। चौथा है वसुधैव कुटुंबकम। उसके बाद अगला है आदिवासी जीवन और संस्कृति, भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियाँ। इनमें से किसी एक पर भी लिखना है। सभी निबंध अच्छे पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे 1/3 शब्दों में प्रेसिस राइटिंग है, इसका सार लिखना है। 15 अंक इसके लिए निर्धारित है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, वाक्यों को शुद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। पहला है यहाँ पर, छत पर से वह गिरा और हड्डी टूट गया। यहाँ पे आप देखेंगे छत पर, यहाँ पे यूजलेस है, इसको हटा देंगे। छत से वह गिरा और हड्डी टूट गई। ठीक है, टूट गया नहीं होगा, टूट गई। ठीक है। इसके बाद अगला है, भिखारी का झोली फट गया। भिखारी की, ठीक है, झोली फट गई। ठीक है, बिहारी की झोली फट गई। इसके बाद अगला है, सीता रोता रोता घर गया। सीता रोती रोती घर गई। ठीक है। इसके बाद अगला है, कुरुक्षेत्र युद्ध द्रौपदी को लेकर हुआ था। यहाँ पे की जगह को कर देंगे, को लेकर हुआ था। ठीक है, हुई का हुआ हो जाएगा। ठीक है, हुआ था। ठीक है। इसके बाद अगला है, मुग़ल सल्तनत अपनी वैभव और विलास के लिए। ठीक है, मुग़ल सल्तनत अपनी वैभव और विलासिता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, ललित और उपयोगी दोनों प्रकारों के कलाओं ने उन्नति की। ललित और उपयोगी दोनों प्रकार की कलाओं ने उन्नति की। ठीक है। रात के काफ़ी देर तक नीना की नींद नहीं आई। रात काफ़ी देर तक नीना को नींद नहीं आई। ठीक है, वो हो जाएगा। इसके बाद अगला है, मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल मेरे रहता हूँ। मैं इस मकान की तीसरी मंजिल में रहता हूँ। इस तरह से ये शुद्ध हो जाएगा। थके यात्रियों की वृक्ष को ठंडी छाया सुख देती है। तो इसका हो जाएगा, थके यात्रियों को वृक्ष की ठंडी छाया सुख देती है। महात्माओं की आदर्श जीवन अनुकरणीय होता है। तो महात्माओं का, ठीक है, महात्माओं का आदर्श जीवन अनुकरणीय होता है। ती की जगह पे ता हो जाएगा, होता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विशेषण की परिभाषा देते हुए भेदों का सोदाहरण स्पष्ट करना है। तो अथवा में उपसर्ग और परसर्ग पूछा गया है। अंतर स्पष्ट करते हुए संस्कृत के उस उपसर्गों का उदाहरण सहित देना है। तो उपसर्ग आप जानते ही हैं, उस शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है और ये दो शब्दों का योग होता है। ठीक है। उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप या पास और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो इस तरह से अर्थ क्या हो गया, पास आकर दूसरा अर्थ बनाना। ठीक है। संस्कृत के कुछ उपसर्गों को लिखना था, जैसे आप अधि लिख सकते हैं। ठीक है, अधि उदाहरण में तो अधिकरण हो जाएगा, अध्यात्म हो जाएगा, अध्यक्ष भी हो जाएगा। इसी तरह से परि लिख सकते हैं। ठीक है, परिक्रमा, परिदर्शन। इसी तरह से सम उदाहरण आप ले सकते हैं। तो सम का आप बना लेंगे, संकल्प होता है। ठीक है। और इसके अलावा संग्रह लिख देंगे उदाहरण में। इसके अलावा सु है, सु में आप सुकर्म दे देंगे, सुकृत दे देंगे। ठीक है, सुकृत अच्छे कर्म। इसके अलावा सुलभ भी हो जाएगा। इस तरह से आपको उदाहरण लिखने थे। और परसर्ग आप जानते हैं, कारक आपने हिंदी में पढ़ा होगा, कारक के 8 भेद होते हैं। कारकों के बोध के लिए जो संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में हम विभक्ति कहते हैं। ठीक है। और कुछ लोग इन्हें परसर्ग भी कह देते हैं। ठीक है। तो यही था परसर्ग। और परसर्ग में आपको क्या लिखना है, जैसे आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की रारे री अधिकरण में पर और संबोधन में हे अरे ओ। ठीक है। तो यही है परसर्ग। और इसमें आपको एक एक वाक्य उदाहरण में बना देना था, जैसे राम ने रोटी खाई, राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, वह छत से गिरा,
इस तरह से उदाहरण लिखने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को सुदाहरण उल्लेख करना है अथवा में क्रिया। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने संज्ञा ही लिखा होगा, जो कि लिखना भी आसान है और आप 5वीं 6वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। संज्ञा में आप जानते हैं जो कुछ भी आप देखते हैं संसार में वो सब वस्तुएं या व्यक्ति वो सब संज्ञा ही है। ठीक है, यहाँ पे आपको उसके भेदों को भी बताना है। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। इसके बाद आपको हेडिंग डाल के लिखना भी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे व्यक्तियों के, देशों के, नदियों के, शहरों के नाम। ठीक है, जातिवाचक में आप जानते हैं जिस संज्ञा से व्यक्तियों और वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। द्रव्यवाचक में आप जानते हैं द्रव्य या पदार्थ का जिससे बोध होता है। ठीक है, या हम माप तौल जिससे कर सकते हैं पर गिन नहीं सकते, ऐसे को द्रव्यवाचक कहते हैं। इसके बाद जो है भाववाचक संज्ञा जिसे किसी भाव, दशा, गुणधर्म का बोध होता है। समूहवाचक से आप जानते हैं जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार है तो परिवार क्या है, व्यक्तियों का समूह है। इसी तरह संघ है, सेना है, सैनिकों का समूह है। वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा है, ढेर है, श्रृंखला है इत्यादि। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2 पर्यायवाची मात्र लिखना था यहाँ पर। पहला है गृह। ठीक है, एक गृह होता है, एक ग्रह होता है। ठीक है, तो गृह है, गृह का मतलब घर होता है। यहाँ पर घर लिख दीजिए। सदन, ठीक है, धाम भी होता है। ठीक है, निकेत भी होता है। लिखना आपको 2 ही है। इसके बाद अगला है अहंकार। तो अहंकार का घमंड लिख दीजिए। ठीक है, दर्प भी होता है, अभिमान भी होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है शत्रु। शत्रु का दुश्मन लिख सकते हैं। मित्र का उल्टा कर दीजिए अमित्र, तो वो भी शत्रु का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा रिपु भी होता है। ठीक है, रिपु। अरि भी होता है, अरि। ठीक है, एक आप बोलते हैं अरे, एक होता है अरि। ठीक है, और वैरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैरी होता है, बैरी नहीं होता है। ठीक है, वाह होता है। इसके बाद अगला है हाथ। तो हाथ का आप हस्त लिखेंगे। ठीक है, हस्त। यदि आप हस्ती लिख देंगे तो ये हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, तो हस्ती नहीं लिखना है, हस्त लिखना है। ठीक है, इसके बाद आप कर भी लिख सकते हैं, कर। 2 कर जोड़। ठीक है, कर जोड़ कर, हाथ जोड़ कर, कर माने हाथ भी होता है। इसके अलावा आप विवाह के कार्डों पर भी आपने पढ़ा होगा पाणी ग्रहण संस्कार। ठीक है, पाणी ग्रहण होता है विवाह में, तो पाणी माने भी हाथ होता है। ठीक है, एक पाणी होता है जिसका मतलब पानी होता है और ये है पाणी जिसका मतलब हाथ होता है। इसके बाद अगला है सूर्य। तो सूर्य का रवि, दिनकर, भानु, दिवाकर, भास्कर। ठीक है, इसके बाद अगला है सिंह। तो सिंह का एक शेर लिख दीजिए। ठीक है, एक होता है मृगेंद्र। ठीक है, मृगेंद्र। और हाथी का गजेंद्र होता है, शेर का मृगेंद्र होता है। केसरी भी लिख सकते हैं, केसरी। ठीक है, और वन का राजा तो वनराज भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं स्वर्ण है। स्वर्ण अर्थात सोना, गोल्ड। तो इसका आप कनक लिख देंगे। आपने उदाहरण भी पढ़ा होगा कनक, कनक पे 100 गुनी वाला। ठीक है, कनक के अलावा आप लिख दें कंचन। ठीक है, कंचन के अलावा आप लिख दें हेम। ठीक है, हेम माने भी सोना ही होता है, गोल्ड ही होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है वृक्ष। तो तरु, पादप, विटप लिख दें। ठीक है, वृक्ष तो पूछा ही है, तरु लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला है वन। तो वन का कानन लिख दें आप। ठीक है, कानन। इसके अलावा जंगल भी लिख सकते हैं। इसके बाद विपिन भी लिख दें। ठीक है, विपिन, बहुत से लोगों का विपिन नाम भी होता है। इसके अलावा कांतार भी लिख सकते हैं, कांतार। इसका मतलब भी जंगल ही होता है, वन ही होता है। ठीक है, अरण्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, अरण्य, इसका मतलब भी जंगल होता है या वन होता है। इसके बाद अगला है मेघ। तो मेघ का आप जल के पर्यायवाची में दा लगा देंगे तो बादल का या मेघ का पर्यायवाची बन जाता है। तो चूंकि यहाँ मेघ पूछा है तो आप बादल लिख दीजिए। ठीक है, वारी माने जल होता है, इसमें दा लगा दीजिए, वारिद हो जाएगा। इसी तरह जल में दा लगा दीजिए। ठीक है, इसी तरह से तोय माने भी पानी होता है, इसमें दा लगा दीजिए। ठीक है, इसी तरह से अम्ब माने भी पानी होता है, इसमें दा लगा दीजिए। तो इस तरह से जल के बादल के पर्यायवाची
बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। इस बार संधि थोड़ी सी कठिन पूछी गई है पिछली बार की तुलना में। पहला है यहाँ पर उद्धत, तो उद्धत का संधि विच्छेद आप करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा उत प्लस हत। ठीक है, उत ताकि नीचे हलंत लगाएंगे और हत। ठीक है, तो ये हो जाएगा उद्धत, और यहाँ संधि का नाम आप लिखेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, इसके बाद अगला है कुलांगार। वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपने पढ़ा होगा, कुल का नाश करने वाला उसे कहते हैं कुलांगार। तो कुल प्लस अंगार हो जाएगा, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है निष्पेक्षित, तो इसका होता है निह प्लस पेक्षित। ठीक है, निह प्लस पेशित, तो निष्पेषित हो जाएगा, और यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है वांग्मय, तो यहाँ पे वाक हो जाएगा, वाक प्लस मय। ठीक है, तो ये वांग्मय हो जाएगा, यहाँ पर व्यंजन संधि है। इसके बाद दशानन, 10 प्लस आनन, आसान ही था, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। जलाभिषेक में जल प्लस अभिषेक, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। प्रौद्योगिकी में कुछ अभ्यर्थी शायद नहीं कर पाए होंगे, ठीक है, प्लस औद्योगिकी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, औद्योगिकी, तो ये हो जाता है प्रौद्योगिकी। यहाँ पर जो संधि है वृद्धि संधि हो जाएगी। इसके बाद अगला है पुनरागमन। पुनरागमन का क्या हो जाएगा, पुनः प्लस आगमन, तो ये हो जाएगा पुनरागमन। यहाँ पे संधि हो जाएगी विसर्ग। ठीक है, और इसके बाद अगला है प्रत्याख्यान, तो यहाँ पर प्रति प्लस आख्यान हो जाएगा। ठीक है, आख्यान, तो यहाँ पे संधि हो जाएगी यण। ठीक है, इसके बाद अगला है चिन्मय, तो चिन्मय का चित्त प्लस मय हो जाता है। चित्त में ता के नीचे हलंत लगाएंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। चित्त प्लस मय, तो ये हो जाएगा चिन्मय। यहाँ पे संधि का नाम है व्यंजन संधि। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है काल की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को लिखना था। और इसके बाद 9वां प्रश्न है 5 शब्दों के यहाँ पे आपको विलोम शब्द लिखना है। 5 शब्दों के केवल लिखना था। पहला है सापेक्ष, सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, साधारण का आ लगा दीजिए, असाधारण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद साक्षर का आप जानते ही हैं निरक्षर। ठीक है, सुगंध का दुर्गंध हो जाएगा। ठीक है, दुर्गंध। सुपुत्र, सुलभ का दुर्लभ। ठीक है, दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, सुपुत्र का कुपुत्र कर दीजिए। ठीक है, संकीर्ण का यहाँ पर हो जाएगा विस्तीर्ण। ठीक है, विस्तीर्ण। और संयोग का वियोग हो जाता है। ठीक है, और स्वार्थ नीचे दिया है, स्वार्थ का आप लिख देंगे परमार्थ। ठीक है, तो इस तरह से सारे विलोम शब्द हो गए। इसके बाद नीचे भी एक और है स्वदेशी, तो स्वदेशी का परदेशी हो जाता है, या विदेशी भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां जो कि आखिरी है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो वचन आप जानते ही हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में आप लिखेंगे शब्द के जिस रूप से केवल एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, सैनिक दौड़ते हैं, और एक वचन में आप उदाहरण लिखेंगे बालक पढ़ता है, छात्र पढ़ता है। ठीक है, घोड़ा चना खाता है। ठीक है, इस तरह से उदाहरण लिख लेंगे। तो ये था 69 बीपीएससी मेंस एग्जाम जनरल हिंदी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा 67 और 68 जनरल हिंदी का सलूशन भी चैनल पर अपलोडेड है, उसे भी आप अवश्य देख लें यदि आप आगे एग्ज़ाम देना चाहते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन